नमस्कार साथियों, जैसा कि किया था वादा आपसे, उस वादे पर बखूबी उतरने के लिए हम तैयार हो गए हैं। हमने आपसे कहा था कि 100 दिनों के टारगेट के अंतर्गत आपके लिए हम एक श्रृंखला लेकर आएंगे, एक बैच लेकर आएंगे, जिस बैच में क्लास 12 वालों की फिजिक्स का बिल्कुल फालूदा बना देंगे। बिल्कुल जैसा कि आपने देखा था हम वैसा ही करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज हमने क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 होगा और चैप्टर 1 जो है हमारा वो आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। क्या है? आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। अब क्या है कि यदि आपने अपने हथियार कस लिए, बिल्कुल बिल्कुल एक तैयार से हो गए हो आप खुद के लिए मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि दूसरों से आप अगर बहुत अलग बनना चाहते हो तो दूसरों से ज्यादा मेहनत भी आपके लिए करना पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया मेहनत कर रही है, सब लोग एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए सबका देखा जाता है मिनिमम मार्क्स बराबर रहता है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप मैक्सिमम में आना चाहते हैं तो आपको आज से ही बैठकर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ आपको सिखाऊंगा, ठीक है। टारगेट रहेगा मेरा मात्र 100 डेज। अगर 100 दिनों में मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तब तो मैं आगे चलूंगा, और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो शायद हो सकता है आपके लिए मैं ऑफलाइन क्लास के जरिए ही चलाऊं, ऑनलाइन के जरिए ना चलाऊं। और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन के जरिए ही मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूं तो आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। सबसे पहले यदि आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, जो क्लास ली उसका तुरंत नोट्स प्राप्त करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पूरी शिद्दत के साथ ऐसे बैठ जाएं जैसे आपका सपना आपके माँ बाप के सपने को तख्त पर हाजिर करने वाला है, ठीक है। यानी कि बहुत ही बखूबी आप साबित करने वाले हो कि हाँ, अपने माँ बाप के सपने के लिए एक बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस जज्बे को, इस जुनून को बनाए रखना हमेशा, जिससे कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 100 दिनों का टारगेट है और उसके अंतर्गत हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर की, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या है? आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी पाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक ही लगा लेंगे। सबसे पहले आवेश टॉपिक क्या लगा लेंगे आप? आवेश। आप आवेश टॉपिक लगा लें और डालेंगे, और आवेश के बारे में एक एक चीज बखूबी आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से तैयार करूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आवेश को लगाते हैं। सबसे पहले आवेश के बारे में आप एक जानकारी ले लें कि आवेश का एक बहुत ही बेहतरीन कार्य क्या होता है, ठीक है। आप इस बात पर थोड़ा गौर करें कि आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। कहोगे सर ये क्या है, ये क्या नई प्रॉब्लम है? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतनी सी बात पर गौर कर लिया कि ये मूलभूत गुण क्या है, तो सच बता रहा हूं आप कभी लाइफ में अपनी जिंदगी में ये बात नहीं भूलोगे कि ये मूलभूत गुण होता क्या है, कि आवेश के लिए मूलभूत से क्यों प्रदर्शित किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं ये मूलभूत गुण क्यों होता है। आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। इसका कारण क्या है? आप किसी भी वस्तु में देखेंगे तो आवेश जो होता है पहले से ही विद्यमान होता है। आवेश किसी वस्तु में पहले से ही स्थित होता है, ये बात आप ध्यान रखना। आवेश किसी वस्तु में पहले से ही स्थित होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये क्यों होता है तो इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं है कि ये क्यों होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि यह किसी वस्तु का एक मूलभूत गुण होता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो मैं आपके लिए एक और आपके लहजे से एक परिभाषा देना चाहूंगा। आपने द्रव्यमान पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? द्रव्यमान। आप कहोगे हाँ सर, हमने 11वीं क्लास में बहुत हट के द्रव्यमान पढ़ा था, क्योंकि विद फार्मूले द्रव्यमान के ही बनते थे हमारे। तो क्या था द्रव्यमान? द्रव्यमान में भी सर ने यही लिखवाया था कि द्रव्यमान किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है? तो अगर तुमसे या हमसे कोई पूछ ले कि हमारे अंदर द्रव्यमान है, तुमसे कोई पूछ ले तुम्हारे अंदर द्रव्यमान है, कि हाँ भाई है, लेकिन ये क्यों है,
इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखना कि द्रव्यमान किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। इसी प्रकार से आवेश भी किसी वस्तु में पहले से ही विद्यमान होता है। बिना द्रव्यमान के वस्तु का होना संभव नहीं है, बिना आवेश के वस्तु का होना संभव नहीं है। तो ध्यान रखना कि आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि IIT JEE के क्वेश्चन में पूछा गया था कि आवेश किसी वस्तु का एक किस प्रकार का गुण होता है, तो आप बच्चों ने लगाया था कि ये मूलभूत गुण होता है। कैसा होता है? मूलभूत गुण होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आगे क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि आवेश जो होता है किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है, लेकिन कई दार्शनिकों ने, कई वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न रूप से दी हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक को उठा रहा हूँ जिनका नाम था थेल्स। नाम क्या था? थेल्स नाम था। और थेल्स के अनुसार मैं आपके लिए आवेश की परिभाषा दूंगी। किसकी परिभाषा दूंगा? आवेश की परिभाषा दूंगा। ये बात ध्यान रखना, थेल्स के अनुसार मैं आपको आवेश की परिभाषा दूंगा। तो आप समझें क्लास में ही कैसे याद कर सकते हो आप। सुनो, थेल्स ने क्या बताया था? थेल्स ने यह बताया था कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो, जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर प्रत्येक में से छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, किसके अनुसार है? थेल्स के अनुसार, कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। वो छोटी छोटी वस्तुएं हो सकता है उसके तिनके हो, क्या हो? उसके तिनके हो सकता है, वो धूल के कण हो सकता है वो कागज के टुकड़े हो, आदि कई एक प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं जिन्हें पदार्थ क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये लाइन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आवेश की परिभाषा थेल्स के अनुसार, कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अब से 2500 वर्ष पूर्व बताया था कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें प्रत्येक में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अपने जमीन पर हाथ रख के बताना, क्या ये लाइन तुम्हें याद नहीं हो गई? अच्छे से बताना, क्या ये बात तुम्हें याद नहीं हो गई? कौन से वैज्ञानिक थे? थेल्स थे। थेल्स ने क्या बताया था? आवेश बताया था। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का एक मूलभूत गुण होता है। आवेश की परिभाषा क्या होती है? कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब जैसे वो वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वो वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सवाल भी खड़ा होता है। ये सवाल भी खड़ा होता है। जैसे थेल्स ने तो हमें बताया था कि यदि हम क्या करें, किसी ऊन के टुकड़े को अंबर पर रगड़ें। अंबर जानते हो आप? अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऊन पर हम अंबर को रगड़ते हैं तो उनमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। अगर हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो भी उनके अंदर क्या हो जाता है? छोटी छोटी वस्तुओं को, अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश उत्पन्न हो जाता है उनमें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। आप बोर्ड परीक्षा परिभाषा पूछती है तो आप बस इतना ही लिख देना कि आवेश क्या होता है, कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को आवेश कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सुनो, आगे हम देखेंगे सॉरी यार, आगे देखेंगे आवेश की प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार ध्यान रखना। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेशित, और नंबर दो ऋणावेशित। नंबर एक धनावेशित और नंबर दो ऋणावेशित। ये बात आप याद कर लेना। कितने प्रकार का होता है आवेश? दो प्रकार का होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे वो आप समझें। वो आपको इतना समझना है केवल कि आवेश दो प्रकार का तो होता है, एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। लेकिन इसका फंडा क्या होता है कि ये धनावेशित क्यों होता है और ये ऋणावेशित क्यों होता है धनावेशित और ऋणावेशित। अब हम ये जानेंगे कि इसका फंडा क्या होता है कि ये धनावेशित और ऋणावेशित क्यों होता है। कोई वस्तु धनावेशित क्यों हो जाती है और कोई वस्तु ऋणावेशित क्यों हो जाती है, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको टॉपिक लगाना पड़ेगा आवेश की परिकल्पना। उसके लिए आपको टॉपिक लगाना पड़ेगा आवेश की परिकल्पना, ठीक है। तो आप टॉपिक लगाएंगे आवेश की परिकल्पना, या आवेश की कल्पना भी लगा सकते हैं, ठीक है। आवेश की परिकल्पना, ये आपको टॉपिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझें आप आवेश की परिकल्पना। मैं आवेश के बारे में कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, क्या क्या पूछ सकती है बोर्ड परीक्षा वो आपको सब बताने वाला हूं, ठीक है। आवेश की परिकल्पना, तो आवेश की परिकल्पना के बारे में आप समझें क्या है फंडा कि धनावेशित और ऋणावेशित क्यों होता है, ठीक है। आप बहुत बखूबी बहुत अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग। देखो, आप अपनी केमिस्ट्री के अंदर दो चीजों से बहुत अच्छे रूबरू होंगे। कितनी चीजों से? दो चीजों से। अब देखें वो दो चीजें हैं क्या क्या, आप थोड़ा सा समझें वो दो चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो, आपको दो चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, वो दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारे सोडियम अंकर, ठीक है, और एक तुम्हारी क्लोरीन आटे। इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, सोडियम और क्लोरीन। इन दो चीजों से ही पूरा फंडा समझा दूंगा कि कोई वस्तु धनावेशित क्यों होती है और कोई वस्तु ऋणावेशित क्यों होती है, ठीक है। तो किस टॉपिक में चल रही है? आवेश की परिकल्पना में। सुनो आप लोग ध्यान से, सोडियम कितने नंबर पर आता है? सोडियम कितने नंबर पर आता है? आप कहेंगे सर सोडियम आता है 11 नंबर पर। कितने पर आता है? 11 नंबर पर। बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल। आप बताएंगे सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बताएंगे सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 11 प्रोटॉन होते हैं। आप बखूबी जानते होंगे इस बात के लिए कि किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, और बहुत पहले आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इस बात को, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? 2,8,1 11 करना है, 2 और 8 10 और 1 11 हो गया। बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब समझे, लेकिन ये सोडियम क्या चाहता है? ये सोडियम ये चाहता है कि मेरी बाह्यतम कक्षा में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन रहें और मेरा अष्टक पूर्ण रहे। ये कौन चाहता है? सोडियम चाहता है। तो इस स्थिति में ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर निकाल देता है अपनी कक्षा से। क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है, छोड़ देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दाता होता है, किसी दूसरे को दे देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या चाह रहा है कि इसके बाह्यतम कोश में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन रहे। कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन रहे और इसका अष्टक पूर्ण रहे। तब इस स्थिति में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो अब इस स्थिति में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? सोडियम में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा 2,8। जब ये क्या कर रहा है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाह रहा है, तो ये इसके लिए छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्या रह जाता है तुम्हारा, केवल और केवल बाह्यतम कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 8। अब आप बताओ इस स्थिति में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये नई सिचुएशन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहेंगे सर 10। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। आप बताएंगे इसमें कितने प्रोटॉन हैं? आप कहेंगे सर प्रोटॉन तब भी 11 थे और प्रोटॉन अब भी 11 रहेंगे। प्रोटॉन
तब भी 11 थे और प्रोटॉन अब भी 11 रहेंगे। कौन ज्यादा हुआ? कौन ज्यादा हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो इस पर 1 प्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 प्लस आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना कि इसमें कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है, तो परमाणु कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो परमाणु कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है? अच्छी होता है। अब यहां से एक निष्कर्ष निकला कि सोडियम कैसा है? यहाँ धनावेशित है। इस पर कैसा आवेश है? धनावेश होता है। सोडियम पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष यही निकला कि जब कोई वस्तु किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है या छोड़ देती है या किसी दूसरे को दे देती है, ठीक है, तब उस वस्तु पर क्या आ जाता है? धन चार्ज आ जाता है, धनावेशित आवेश आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना। जो मैं बता रहा हूं उस बात पर थोड़े अच्छे से फोकस कर लेना। मैंने क्या बताया है? मैंने क्या बताया है? ये लाइन आप लिख भी लेना। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान कर देती है, इलेक्ट्रॉन दान कर देती है, तब उस पर धन आवेश आ जाता है। तब उस पर धन आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है, ठीक है? ये बात आप बहुत अच्छे से लिख लेना। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी वस्तु पर धनावेश क्यों आता है, किसी वस्तु पर धनावेश क्यों आता है, तो आप क्या बताओगे? आप उसे यही बताओगे कि वह वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर चुकी है, इसीलिए उस पर कैसा आवेश होगा? धनावेश होगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को दान किया है तो उस पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? मैंने आपको पूरी शिद्दत के साथ बताया कि सोडियम किस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है और तब उस पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है, अर्थात उस पर प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है। अब आ रहे हैं हम लोग क्लोरीन के पास में। किसके पास आ रहे हैं? क्लोरीन के पास में। क्लोरीन कै नंबर पे आती है? आप कहेंगे सर क्लोरीन होती है 17 नंबर पे। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,8,7 यही होगा। हाँ सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। बखूबी इस बात को जानते हैं, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 17। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 17। मैंने अभी बताया है किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। पढ़ने वाला बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब सुने आप लोग, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2,8,7। बहुत अच्छे से सीखा होगा आपने, ठीक है? अब सुनिए, यहां पर हर तत्व, हर परमाणु ये चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ इसके एक की कमी है। किसकी कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 7 हैं। इसके में ज्यादा कमी थी तो इसने अपना छोड़ ही दिया, लेकिन इसके में मात्र 1 की कमी है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण किससे करेगा? जिसने पहले से दान कर रखा होगा। और दान किसने किया होगा? सोडियम ने। दान किसने किया होगा? सोडियम ने दान किया होगा। और वो किस पर चला जाएगा फिर? कौन उसे ग्रहण कर लेगा? क्लोरीन ग्रहण कर लेगी। अब यदि क्लोरीन ग्रहण कर लेगी तो इस स्थिति में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8,8। क्या हो गया? 2,8,8। अब यहाँ आप ही बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन हो गए अब यहाँ 18। प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन हो गए अब यहाँ 17। पहले थे और 17 ही अब रहेंगे। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ना कि प्रोटॉन लिया है। समझ रहे हैं आप?
प्रोटॉन पहले भी 17 थे, अब भी 17 हैं, बस बढ़ोतरी किसमें हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि ये क्या चाहता था, ये चाहता था मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। ये क्या चाहता था, मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। अब आप बताएंगे इनमें किसकी मात्रा अधिक है। आप कहेंगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है प्रोटॉन की तुलना में, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है प्रोटॉन की तुलना में, तो कौन सा चार्ज अधिक होगा, इस पर कौन सा चार्ज अधिक होगा। आप कहोगे सर जब इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। एक ही क्यों आया, एक ही क्यों आया, क्योंकि इसमें एक ही अधिक है, अगर 2 अधिक होते तो दुर्लभ होता। समझ गए आप। अब आपके समझ आ गया होगा कि कोई वस्तु धनावेशित क्यों होती है और कोई वस्तु ऋणावेशित क्यों होती है। मैंने आपको बताया जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान कर देती है तब उस पर धनावेश आ जाता है। हाँ सर साफ साफ दिख रहा है कि अष्टक पूर्ण करना चाहेगा तो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। मैंने आपको बताया जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तब उस पर ऋणावेश आ जाता है। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहा है बाह्यतम कोश में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कहीं से, और क्या हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़त हो जाएगी। किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। प्रोटॉन 17 रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। तब इस स्थिति में इस पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि आपके लिए ये फंडा भी कंप्लीट हो गया होगा। जो इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना हमारा टॉपिक था, क्या टॉपिक चल रहा था, इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना, उसके अंतर्गत मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है वो आपका पूरी तरीके से पक्का होगा कि कोई वस्तु धनावेशित क्यों होती है और ऋणावेशित क्यों होती है। इलेक्ट्रॉन आवेश की परिकल्पना, क्या थी, आवेश की परिकल्पना, आवेश की कल्पना या परिकल्पना कुछ कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसे सीख लिया होगा। अब एक बात बताओ, तुम में से जो एक्टिव होगा वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देगा, और कमेंट्स जरूर करना क्लास लेने के बाद, क्या आपको क्लास में ही तैयार हुआ नहीं, बस क्लास लेने के बाद एक बार इसे लिख के देख लेना, भाई साहब जन्म से जिंदगी तक के लिए याद हो जाएगा। वादा कर रहा हूं इस बात को। सुनो, यहां पर आवेश की परिकल्पना मैंने आपको समझाया। आप थोड़ा सा बता दो कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले वही लिख पाएगा जिसे जानकारी मिली होगी कि वस्तु के धनावेशित होने के लिए और वस्तु के ऋणावेशित होने के लिए कौन जिम्मेदार था। वस्तु को धनावेशित बनाने के लिए और किसी वस्तु को ऋणावेशित बनाने के लिए कौन जिम्मेदार था। आपने देखा दोनों में इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार था। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, वस्तु धनावेश हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़त बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वस्तु ऋणावेशित हो रही है, ठीक है। तो जिम्मेदार कौन था, जिम्मेदार कौन था, जिम्मेदार था इलेक्ट्रॉन, जिम्मेदार कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम आवेश की परिकल्पना में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक लाइन की आवेश की कल्पना, आवेश की परिकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। आवेश की परिकल्पना, आवेश की कल्पना, आवेश की कल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इस प्रकार से आप पूरा लिखते हैं, ठीक है, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के। अगर तुमसे कोई पूछ ले एट द टाइम कि साहब कहां से पढ़े, कि हमें किसने पढ़ाया, गुरुवचन इंस्टीट्यूट पे एक सर पढ़ाते हैं, उन्होंने पढ़ाया था, विक्रम नाम था, मान लिया। उनने क्या बताया कि आवेश की परिकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो जनाब आप हमें ये बताइए प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है। अब मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, ये आप बताएं, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपनी राय रख सकते हैं जिस प्रकार से आप सीख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर महोदय एक बार बताएंगे हमें क्या दिखाई दे रहा है। हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ध्यान दें, ये आप ध्यान दें कि आवेश की परिकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है और प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, इस बात को आप समझें। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां आप ध्यान दें, यहां मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि हम आवेश की परिकल्पना प्रोटॉन के आधार पर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखो आप सुनो, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में फुदक के जाने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कि एक से दूसरे में जा सकता है, एक से दूसरे में जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, यानी कि me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1837 गुना होता है। ये बात आप ध्यान रखना, यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना ज्यादा होता है, इसलिए बहुत भारी होता है। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसलिए वो कहाँ नहीं जा सकता, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जा सकता। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्यों नहीं जा सकता है। उसका कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में कई गुना अधिक होता है, कई गुना अधिक होता है। वो कितना अधिक होता है? 1837 गुना अधिक होता है, 1837 गुना अधिक होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रहेगा। हाँ सर, हमें बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब आप आगे बताएं, तो चलो हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग, तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। कितना अधिक होता है? कितना अधिक होता है? आपको बता दिया, 1837 गुना होता है किसके द्रव्यमान का? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। अगर किसी को नहीं मालूम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो वो नोट कर सकता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप आवेश में अगला टॉपिक लगाएंगे कि आवेश में हमने कितनी बातें सीख ली, वो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे बखूबी, ठीक है। अब आप आवेश पर अगला पेज कवर करेंगे, और अगला पेज क्या होगा हमारा वो समझें, ठीक है। अगला पेज होगा हमारा आवेश के लिए आवेश का मात्रक। क्या होगा? आवेश का मात्रक। और आवेश का मात्रक हमेशा याद रखना, बोर्ड परीक्षा तो पूछती ही पूछती है, कोई पूछे या ना पूछे। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। आप आवेश के मात्रक पर थोड़ा सा फोकस करें। आवेश का मात्रक क्या होता है? आप हमेशा जानते हो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट ज्ञात करने के लिए या मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होती है, हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होती है। वो फार्मूला तुम्हारा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बात आप सुन लो। और आपको बता दूं, आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, या फिर मतलब स्मॉल क्यू से, या फिर बड़े क्यू से, कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होती है आवेश का मात्रक ज्ञात करने के लिए, मतलब किसी का भी मात्रक ज्ञात करने के लिए। तो आपने कक्षा 10 में एक 12वां चैप्टर था विद्युत धारा, उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक फार्मूला। वो फार्मूला था तुम्हारा I = Q/T। ये फार्मूला था। हाँ सर, ये फार्मूला था जिसे हम कहते थे धारा बराबर आवेश बटे समय। क्या कहते थे? धारा बराबर आवेश बटे समय। आप कहोगे हाँ सर, धारा बराबर आवेश बटे समय होता था हमारा क्या फार्मूला। अगर हम यहाँ से आवेश बराबर फार्मूला निकालें तो क्या आएगा हमारा?
आवेश यहीं रहेगा और समय की गुणा इधर हो जाएगी, आवेश यहीं रहेगा, समय की गुणा इधर हो जाएगी। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर आवेश बराबर, मैं इसे पहले लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, मैं इसकी गुणा ही कर दे रहा हूँ इधर। तो यहाँ हो जाएगा धारा गुणा समय और बराबर आ जाएगा हमारा आवेश। धारा गुणा समय बराबर आवेश। कहने का मतलब अब मैं कह सकता हूँ आवेश किसके बराबर है, धारा और समय के बराबर है। आवेश किसके बराबर है, आवेश किसके बराबर है, आवेश किसके बराबर है, धारा और समय के बराबर है। धारा को हमने आई से डिनोट किया है और समय को हमने टी से प्रदर्शित किया है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को कि धारा आई का मात्रक क्या होता है। आप कहोगे सर एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। और ध्यान रखना इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के ऑप्शन में हो सकता है आपका मात्रक क्या लिखा हुआ आ जाए, एम्पियर इंटू सेकेंड। हो सकता है क्या लिखा आ जाए, कूलाम लिखा आ जाए। तो ये दोनों मात्रक किसके होते हैं, किसके होते हैं, आवेश के ही होते हैं। ये बात ध्यान रखना। और ये इसका एसआई पद्धति में मात्रक है। कौन सी पद्धति में है, एसआई पद्धति में मात्रक है। जब आपने इसका एसआई पद्धति में मात्रक सीख ही लिया है तो आप लोग इसका एक अन्य मात्रक जो सीजीएस पद्धति में होता है वो भी सीख लें। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो भी सीख लें आप लोग। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है तुम्हारा स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। ध्यान रखना, ठीक है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है उसे हम लोग स्टेट कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर, एक कूलाम बराबर, एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम, कूलाम लिखा जाता है, ठीक है, स्टेट कूलाम होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, एक कूलाम। ये बात आप ध्यान रखना। आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसे हम फैराड कहते हैं, जिसे हम फैराड कहते हैं, ठीक है। आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराड। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो वो फैराड होता है। क्या होता है, फैराड, ठीक है। एक फैराड बराबर, एक फैराड बराबर 96500 कूलाम होता है, कूलाम होता है। ये बात ध्यान रखना, एक फैराड बराबर 96500 कूलाम होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। मैंने आपको वो मान बता दिए जो कहाँ यूज किए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज किए जाएंगे। और आपने इस पेपर को देखा था, न्यूमेरिकल्स पावर अच्छी खासी आई थी, बहुत मजा आया था। बच्चा लगभग 20 नंबर का न्यूमेरिकल्स पाया था इस बार पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखना 20 नंबर वो भी हमें छोड़ना नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। तो ध्यान रखना एक फैराड बराबर कितना होता है, 96500 कूलाम होता है, ठीक है। आगे ध्यान रखना सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है इसका, फैराड होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो अच्छी बात है, हम और आगे देखते हैं। अब इसका टॉपिक लगा लो अन्य मात्रक। इसके कुछ अन्य मात्रक होते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आपका साथ देंगे, ठीक है। कुछ अन्य मात्रक होते हैं इसका, वो अन्य मात्रक आप देखें अन्य मात्रक होते क्या है, ठीक है। इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जो मैं आपके लिए पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। बताने को तो आपको ऐसे ही बता दो आवेश क्या होता है, परिभाषा यदि हो गया, कामयाब नहीं हो पाओगे आप कभी भी। ये बात ध्यान रखना, कामयाबी तभी मिलेगी जब आपको एक एक चीज आती होगी, ठीक है। अब आप अन्य मात्रक देखें, क्या देखें, अन्य मात्रक। इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक जैसे
किस किस के रूप में मिल सकते हैं? वो आपको मिल सकता है माइक्रो कूलाम के रूप में। किसके रूप में? माइक्रो कूलाम के रूप में। वो आपको मिल सकता है नैनो कूलाम के रूप में, है ना। वो आपको मिल सकता है नैनो कूलाम के रूप में। वो आपको मिल सकता है माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, मिली के रूप में मिल सकता है ना। पिको कूलाम के रूप में मिल सकता है, पिको कूलाम के रूप में। वो आपको मिल सकता है मिली कूलाम के रूप में, है ना। इस प्रकार से आपको ये अलग अलग जब न्यूमेरिकल्स आएगा, सवाल आएगा, तो बता दिया जाएगा कि एक बिंदु पर कोई दो बिंदु जहां 3 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम के आवेश स्थित हैं, तो उस प्रकार से किस प्रकार से कूलाम में बदलना है वो आपको सीखना है। ठीक है, इन सबका अपने आप में कोई ना कोई मतलब होता है, ये बात आप ध्यान रखना। चाहे वो माइक्रो कूलाम हो, चाहे वो नैनो कूलाम हो, चाहे वो पिको कूलाम हो, और चाहे वो मिली कूलाम हो, सबका अपने आप में कोई ना कोई मतलब होता है। माइक्रो कूलाम को जब हम कूलाम में बदलते हैं तब क्या करते हैं वो आप ध्यान दें। माइक्रो कूलाम को जब हम कूलाम में बदलते हैं तो 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। ध्यान रखना, एक माइक्रो कूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग नैनो कूलाम। एक नैनो कूलाम में 10 की पावर -9 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम में क्या होता है? 10 की पावर -9 कूलाम होता है। एक पिको कूलाम में कितना होता है? 10 की पावर -12 कूलाम होता है। एक एक चीज बता रहा हूँ आपको पूरी शिद्दत से, बिल्कुल मैंने कंजूसी नहीं की है मेहनत करने में, सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। 10 की पावर -12 कूलाम होता है, और एक मिली कूलाम में 10 की पावर -3 कूलाम होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सब कुछ बता दिया। न्यूमेरिकल्स जब हम लगाएंगे तो गर्दा काट देंगे, सच बता रहे हैं, एक एक चीज में बहुत मजा आएगा। आप लोग न्यूमेरिकल्स से डरते हो, डेरिवेशन से डरते हो, कतई डर नहीं आएगा इस बार। चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके कुछ अन्य मात्रक इस प्रकार से होते हैं, कुछ अन्य मात्रक इस प्रकार से होते हैं। इनको आप एट द टाइम नोट कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, जिससे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो मेरा मानना है कि मैंने आवेश को आपके लिए पूरी शिद्दत के साथ तैयार करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आने वाले समय में यानी कि कल आपको एक और इससे बेहतरीन वीडियो करवा सकूं। पूरा मज़ा आएगा आपके लिए। हमारा चैप्टर 1 चल रहा था और चैप्टर 1 की आज ये वीडियो फर्स्ट रही। चैप्टर 1 की वीडियो फर्स्ट रही है हमारी आज, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये चैप्टर 1 की वीडियो फर्स्ट रही। कल हम चैप्टर 1 की वीडियो सेकंड लेके आएंगे। उसके लिए हमें रिस्पांस चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में एक एक बच्चा एक एक कमेंट्स करके जाएगा, जो भी होगा वो सभी आपको आपके भाई की सपोर्ट करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना। तुम्हारे माँ बाप का सपना ही तुम्हारी पहचान है। जय